माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को ठीक है जो बहुविकल्पीय की सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है, तो उसका एक आप मतलब अगले न्यू चैप्टर का ये वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले चैप्टर के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो देखिए चार ऑप्शन आपके हैं, स्थिर आवेश द्वारा, दूसरा है नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, सी है आपका तीसरा वाला त्वरित आवेश द्वारा, डी है आवेशहीन कण द्वारा। मतलब कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे इन चारों ऑप्शन में से किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो देखिए इसमें स्थिर आवेश तो होता नहीं है, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा भी नहीं होता है, आवेशहीन कण द्वारा तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब ये होता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, त्वरित आवेश द्वारा। किसके द्वारा? त्वरित आवेश द्वारा। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करके जिसे पूरा स्पष्ट हो आपको। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, फिर है नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, फिर आपका देखिए सी है त्वरित आवेश द्वारा, डी है आवेशहीन कण द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरित आवेश द्वारा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय हैं? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? पहला है ध्वनि तरंगे, दूसरा है ऊष्मा तरंगे, तीसरा है जल तरंगे, चौथा है रस्सी में उत्पन्न तरंगे। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे मतलब क्या होता है? जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वही आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के लिए तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हमारी होती है। फिर इसमें देखिए जल तरंगे भी, ये भी आपका माध्यम की आवश्यकता होता है। रस्सी में उत्पन्न तरंगे ये भी आपकी, ठीक है, मतलब क्या होती है? चलने के माध्यम की आवश्यकता। तो मतलब कि ऊष्मा तरंगे इसमें सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे नहीं होंगी, जल तरंगे नहीं होंगी, रस्सी में उत्पन्न तरंगे भी नहीं होंगी, तो यानी आपका इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊष्मा तरंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। ठीक है, मतलब कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे कम आवृत्ति की और सबसे अधिक आवृत्ति की कौन सी तरंगे आपकी होती हैं? ठीक है, मतलब कि सबसे कम आवृत्ति और सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। तो सबसे कम आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं ये होती है गामा किरणें। कौन होती है? गामा। सबसे अधिक वाली, सॉरी, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? आवृत्ति कह रहा है ना, तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? तो सबसे कम आवृत्ति आपकी होगी रेडियो की और सबसे अधिक किसकी होगी? गामा की। तो चार ऑप्शन है, देखिए पहला है गामा किरणें, रेडियो तरंगे, फिर है एक्स किरणें और रक्त विकिरण, फिर आपका है गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, डी है बैगनी किरणें, लाल किरणें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक तथा सबसे कम
सबसे अधिक तथा सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। तो गामा किरणें कामा रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। वह तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। पहला है रेडियो तरंग, दूसरा है माइक्रो तरंग, तीसरा है पराबैंगनी और चौथा है ध्वनि तरंग। मतलब कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। रेडियो तो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, माइक्रो तरंग भी होता है, पराबैंगनी भी होता है यानी ध्वनि तरंग, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी, ध्वनि तरंग। वह तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो इसमें आपका सही होगा ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यहाँ भी देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, फिर आपका गामा किरणें, फिर अवरक्त किरणें, फिर आपका एक्स किरणें। तो देखिए गामा, अवरक्त, एक्स, ये सभी आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो मतलब इसमें कौन सा आपका जो नहीं है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणें एवं बीटा किरणें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। किसकी तरंगदैर्घ्य आपकी न्यूनतम होती है। परावैंगनी की, एक्स किरणों की, सूक्ष्म तरंगे और आपकी गामा किरणें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, तो गामा किरणों की। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका है, मतलब अगर कहेगा तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी, तो गामा किरणों की, है कि नहीं। और इसके बाद इसमें अभी देखिए आवृत्ति वाला केस जब आया था, ठीक है, आवृत्ति कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो गामा किरणों की। किसकी, गामा की। तो आवृत्ति सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अगर इसी में कहता है कि तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम, गामा की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, तो क्या बोलेंगे, रेडियो। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया क्वेश्चन कि विद्युत चुम्बकीय, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय इस विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो यानी आपका इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गामा किरणें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 1/μ0 की बीमा है। ठीक है। तो 1/μ0 तो ये जो होती है इसका जो मान होता है, ठीक है, ये पूरा क्या होता है c² के बराबर होता है। और c की बीमा क्या होती है, मतलब कि c बाई LT-1 तो L2T-2, यानी ऑप्शन नंबर आपका रहेगा डी। ये हम सबको याद भी है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आज ही से आप लिख लीजिए छपने वाला। ठीक है, चलो डालिए छपने वाला। तो 1/μ0 की बीमा है, 1/μ0 की बीमा है। तो इसमें यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, L2T-2। क्वेश्चन पूरा क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 8, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी बराबर क्या होता है, E/C। E/C, तो ई का मान दिया है 5/3 गुणे 10⁻8। जब इसको 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 10⁻8 ऊपर जाएगा, 8 या ऊपर जाएगा, तो 10⁻8, यानी इसमें आपको सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 8वें का बी। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट/मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पहले सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1.67 गुणे 10⁻8 टेस्ला। अब इसमें एक चीज़ आपको देखो ध्यान देना है कि मतलब 3 चीज़ होती हैं, बी बराबर जो होता है E/C, तो कभी कल क्या हो, मतलब कि कभी बी देगा ई पूछेगा, कभी ई देगा मतलब बी पूछेगा। तो यहाँ पर जैसे विद्युत क्षेत्र का आयाम दिया है, तो इसे आपका चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे सकता है, विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा जा सकता है। तो बी बराबर E/C, बस ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इसी के आधार पे। ठीक है, आपका अगर बी वाला मान देता है, ई वाला पूछता है तभी निकाल सकते हैं, ई वाला देता है बी वाला पूछता है तभी आप निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बी बराबर E/C। सी होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मीय विकिरण है गामा विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसमें देखिए ऊष्मीय विकिरण में जो आपका आएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी होगा, यानी अवरक्त विकिरण जो होते हैं यही आपके होते हैं ऊष्मीय विकिरण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऊष्मीय विकिरण है गामा विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसमें कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत चुंबकीय विकिरण है एक्स किरणें, बीटा किरणें, और पहला था अल्फा किरणें, सॉरी, फिर और डी वाला है धन किरणें। विद्युत चुंबकीय विकिरण है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें, धन किरणें। तो अल्फा बीटा ये तो हो नहीं सकती है ना धन, मतलब कि, तो मतलब कि इसमें होगा आपका एक्स किरणें, कौन सा, एक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, ये क्वेश्चन रिपीट हो जो भी चुका है, सबसे कम आवृत्ति और सबसे अधिक आवृत्ति। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लिखा है सबसे अधिक आवृत्ति। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, तो इसमें हम लोग कौन सा लगाए थे, इसके पहले ऑप्शन नंबर बी, यानी गामा किरणें होती थी, सबसे अधिक आवृत्ति गामा तरंगे। ठीक है, ये गामा किरणें, और अगर सबसे कम कहता तो सबसे कम के लगाते रेडियो तरंगे। चलो ऑप्शन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, यक्स किरणें, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर उनकी तरंगदैर्घ्य समान परंतु चाल असमान होती है, आवृत्ति समान परंतु चाल असमान होती है, चाल समान परंतु तरंगदैर्घ्य असमान, चाल समान परंतु आवृत्ति भी समान होती है। मतलब ये 4 ऑप्शन है, यक्स किरणें, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर क्या होता है। तो इसमें देखिए भैया, चाल समान होती है परंतु तरंगदैर्घ्य क्या होती है, असमान होती है, तो यानी इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग पता है फ्रीक्वेंसी, यानी तरंग का वेग।
एक सॉरी मतलब क्या नहीं बदलती है ना। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है, तो तरंग की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो बोला सही है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होना चाहिए, ए, यानी तरंग की आवृत्ति। बोला फ्रीक्वेंसी ही था। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है लेकिन आवृत्ति जो होती है ये नहीं बदलती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वेक्टर ई तथा यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे के क्रमशः विद्युत वेक्टर तथा चुम्बकीय वेक्टर हो, तब विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो ये यानी क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूरा देखिए आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 की तरफ आते हैं। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं, तो ये परस्पर लंबवत होते हैं और क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। परस्पर लंबवत होते हैं और क्या होते हैं, समान कला में। तो चार ऑप्शन देखिए इस प्रकार से दिए गए हैं, यानी इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ अतिरिक्त प्रश्न देखिए। वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले किन हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो पराबैंगनी विकिरण हम सबको पता है। ठीक है, वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अतिरिक्त में से आप डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 डाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों तो ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग से अगर ऑप्शन का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए एग्जाम में क्या होते हैं कि अगर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न जितने जो आपके 6 नंबर के आते हैं, ठीक है, इनकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग गलत करते हैं, ठीक है, तो बहुत खलने वाली बात होती है। ठीक है, गलत तो गलत, सही तो सही। ठीक है, आपके 23 नंबर के मार्किंग में जो रहता है, ठीक है, अगर 6 नंबर का मार्किंग यहाँ से कर लेते हैं तो 70 नंबर कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। और आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आगे देंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे वो बहुविकल्पीय के ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए आपको इनको आगे की तैयारी के लिए भी आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करिए। ठीक है, और बाकी लाएंगे के क्वेश्चनों की भी सीरीज हम लेकर बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ठीक है, हम आज इतना ही रखते हैं। तो हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।